सो लेट्स स्टार्ट विद डबल एंट्री सिस्टम। सो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम मतलब जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन्स का टू फोल्ड एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कोई ट्रांजेक्शन किया, हमने मशीन खरीदी है हमने, लेकिन अभी उसका पेमेंट नहीं किया। इन दैट केस तब भी हम यहाँ पे टू फोल्ड एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि हमने मशीन खरीदा है फ्रॉम मिस्टर बी, हमने अभी पेमेंट नहीं किया। इन दैट केस रिकॉर्डिंग क्या होगी? मशीन को आप करेंगे डेबिट और मिस्टर बी को आप करेंगे क्रेडिट। ठीक है, सो नॉर्मली इस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं टू फोल्ड एस्पेक्ट। एक हमारा डेबिट होता है, दूसरा हमारा क्रेडिट होता है। दोनों में हम सेम अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जितना अमाउंट आप डेबिट रिकॉर्ड करेंगे सेम अमाउंट का आपको क्रेडिट रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, सो हर ट्रांजेक्शन में आप इसी तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था ल्यूका पैकियोली ने 1494 में, जो कि इटालियन मैथमेटिशियन है। इन्होंने फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटीज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मतलब फर्स्ट टाइम जिन्होंने एक्सप्लेन किया था, जिन्होंने पूरी तरीके से डबल एंट्री सिस्टम को समझाया था, वो ल्यूका पैकियोली थे। ठीक है, सो डबल एंट्री सिस्टम ने पॉसिबल किया कि हम कैश के अलावा भी बाकी सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर पाए। अगर देखिए ये वाले ट्रांजेक्शन में बताइए कहीं भी कैश आया क्या? आंसर इज नो। हमने कैश का पेमेंट यहाँ पे किया ही नहीं है, फिर भी हमारे पास एसेट अवेलेबल है और हम पेमेंट भले ही आगे जाके कभी करने वाले हैं। ठीक है, सो इन दैट केस ऐसे ट्रांजेक्शन्स भी पॉसिबल हो पाए हैं थ्रू डबल एंट्री सिस्टम। नाउ फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू फोल्ड एस्पेक्ट। डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होता है। पहला एस्पेक्ट जिसमें आप कुछ दे रहे हैं और दूसरा एस्पेक्ट उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है। जैसे कि मशीन की अगर आप बात करें तो हम मशीन ले रहे हैं, उसके बदले हम क्या देंगे? कैश देंगे। भले आगे जाके पेमेंट करेंगे पर पेमेंट हम करने वाले हैं। ठीक है, सो वन पार्टी रिसीविंग द बेनिफिट एंड अदर गिविंग द बेनिफिट। दोनों चीज़ यहाँ पे हम रिसीव करते हैं। टू फोल्ड एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है जहाँ पे एक पार्टी रिसीव कर रही है बेनिफिट तो दूसरे को बेनिफिट मिल रहा है, वो सब कुछ हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। और उसी के लिए यहाँ पे बोला गया कि टू फोल्ड एस्पेक्ट या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से डेबिट या क्रेडिट की तरह शो करते हैं। नॉर्मली जब हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं तो हम रिसीविंग द बेनिफिट गिविंग द बेनिफिट करके नहीं रिकॉर्ड करते, हम डेबिट और क्रेडिट की तरह रिकॉर्ड करते हैं। नॉर्मली बोला जाता है डेबिट में ऐसी एंट्रीज आती हैं जो कि रिसीव कर रही है बेनिफिट। जो पार्टी रिसीव करेगी बेनिफिट वो डेबिट में आएगी, जो पार्टी दे रही है बेनिफिट वो क्रेडिट में आएगी। ठीक है, और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा जब इसके पूरे अप्रोचेस हम समझेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं। एवरी डेबिट मस्ट हैव इट्स करस्पॉन्डिंग एंड इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। जैसे मैंने आपको बताया किसी भी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ आपको रिकॉर्ड करना है डेबिट में और सेम अमाउंट आपका क्रेडिट में होना चाहिए। मतलब ये दोनों अमाउंट जो आप डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो दोनों अमाउंट आपके मैच करने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो फर्स्ट एडवांटेज है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। एज आप सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं और डेबिट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग एंड इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, इन दैट केस वी हैव द arithmetical accuracy and all the transactions can be matched and accuracy can be maintained। अब देखिए आपने जब भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, फिर लेजर्स में लेके जाते हैं और फिर हम ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। ठीक है, तो जब आप ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा अगर आप कहीं पे भी आपसे कुछ भी गलती हुई है तो वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आप इसके थ्रू चेक भी कर सकते हैं। प्रिवेंट्स एंड मिनिमाइजेस फ्रॉड्स। आप एज डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं तो उसके कारण आपके फ्रॉड्स मिनिमाइज भी होते हैं और साथ साथ अगर आगे जाके कभी भी फ्रॉड हो गया इन दैट केस आप उसको डिटेक्ट कर पाएंगे ईजिली। एरर्स को आप चेक कर पाएंगे और रेक्टिफाई कर पाते हैं ईजिली अगर आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। रिसीवेबल्स एंड पेबल्स कैन बी डिटरमाइंड ईजिली। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया मशीन वाली बात, हमने मशीन लिया है मिस्टर बी से, है ना। सो मिस्टर बी से हमने मशीन लिया, इन दैट केस we can know that whom we have to pay and from whom we have to receive amount। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि मिस्टर बी से हमको पेमेंट रिसीव करनी है, पेमेंट देनी है उनको। उसी तरीके से हम ये भी पता कर सकते हैं क्योंकि हम पर्सनल अकाउंट्स भी यहाँ पे मेंटेन करते हैं तो हमको पता चलता रहता है कि हमको किसको पेमेंट करनी है और किससे हमको पेमेंट मिलने वाली है। कंपेरेबिलिटी।
डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू आप कंपेयर कर सकते हैं आप अपनी खुद की पास्ट परफॉर्मेंस और अभी आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ साथ अगर सिमिलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री के अंदर दूसरी एंटरप्राइज है तो उसके साथ भी आप अपना कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वर्क कर रही है और उनके ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वर्क कर रही है, क्योंकि नॉर्मली हमारी एंटिटीज़ फॉलो करती है डबल एंट्री सिस्टम। डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्प करता है हमारे, जैसे अकाउंटिंग के लिए हमने देखा था डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ये अकाउंटिंग का ही पार्ट है और इसमें सारी चीज़ें देखिए अकाउंटिंग जो भी आप करते हैं नॉर्मली अकाउंटिंग आपका डबल एंट्री में ही होता है और एज डबल एंट्री में होता है तो अकाउंटिंग अगर आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है दिस इज ओनली बिकॉज देयर इज डबल एंट्री सिस्टम फॉलोड इन अकाउंटिंग। नेक्स्ट आते हैं हम नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स कैन बी कैलकुलेटेड, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस आप कैलकुलेट कर पाएंगे इजीली और बहुत अच्छी तरीके से विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। गवर्नमेंट भी आपके टैक्स अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर पाएगी और साथ साथ अगर बिजनेस सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, सिकनेस है अगर किसी भी बिजनेस यूनिट में, तो वो भी गवर्नमेंट इजीली फाइंड आउट कर पाएगी विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। और वी कैन से दैट अकाउंटिंग लिमिटेशंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो सबसे पहला लिमिटेशन यही है, हमने बोला कि एरर्स को रेक्टिफाई कर लेता है, हमको ये चीज़ चाहिए है कि एरर्स रेक्टिफाई हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, पर सारे एरर्स आप रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे उसके थ्रू। आपको कई सारे एरर्स ऐसे भी मिलेंगे जो कि आपको दिखेंगे नहीं कि हाँ एरर्स हुआ है, पर फिर भी एरर रहेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, आपको करना था डेबिट 10,000 रुपीज़, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन था जो कि मिस्टर ए के साथ हुआ था, उसमें आपको 10,000 रुपीज़ डेबिट करना था, लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ 5,000 रुपीज़ डेबिट किया। सिमिलर वे में आपको एक ट्रांजेक्शन करा था आपने मिस्टर सी के साथ जिसमें आपको डेबिट करना था 10,000 लेकिन आपने 15,000 डेबिट कर दिया। सो यहाँ पे आपने 5,000 ज़्यादा डेबिट कर दिया, यहाँ पे 5,000 कम डेबिट कर दिया, तो दोनों एट लास्ट सेटल हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये क्या एरर किया है, ठीक है, ना ही ट्रायल बैलेंस के थ्रू ना ही कहीं और पता चलेगा। तो ऐसे कई सारे एरर्स होते हैं जो कि डिस्क्लोज नहीं होते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं, ये कॉस्टली भी है थोड़ा, क्योंकि इसमें देखिए बहुत ज़्यादा लेंथी सिस्टम हो जाता है। अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसका हर एक इफेक्ट रिकॉर्ड करना, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, तो एक अच्छा लेंथी प्रोसेस हो जाता है और साथ साथ एक कॉस्टली भी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। सो इसके नॉर्मली दो ही लिमिटेशंस है, एक तो आपका सारे एरर्स डिस्क्लोज नहीं होते और ये थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। नेक्स्ट समझिएगा, हम जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मशीन खरीदा हमने मिस्टर वी से, तो हमने मशीन को डेबिट किया और लिखा क्या, टू मिस्टर वी। क्रेडिट में जब भी लिखते हैं तो टू करके हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो ये सिर्फ मशीन में लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है मशीन अकाउंट और मिस्टर बी बस नहीं लिखा जाएगा, मिस्टर बी अकाउंट। सो मशीन अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर बी अकाउंट, ऐसे करके हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। किस प्रिंसिपल से किस तरीके से रिकॉर्ड होगी वो हम सीखेंगे अभी, ठीक है। सो ये जो अकाउंट है, मतलब हर एक चीज़, हर एक नाम जो भी आप लिख रहे हैं उन सब का आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट किसी पर्सन का भी बन सकता है, जहाँ पे आप जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मिस्टर बी का हमने अकाउंट बनाया, और किसी थिंग का भी बन सकता है जैसे कि आप मशीन का बनाया, गुड्स सर्विसेज किसी भी चीज़ का आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। अकाउंट बनता कैसे है, एक साइड हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, एक साइड हम क्रेडिट की चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट जो भी अकाउंट, जैसे कि मशीनरी बना रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड लिखो, सॉरी यहाँ पे मशीनरी अकाउंट हम लिखेंगे, इधर डेबिट साइड के एंट्रीज, इधर क्रेडिट साइड के एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट्स, इस तरीके से हमारा नॉर्मल अकाउंट बनता है, ठीक है। अब देखिए अकाउंट्स जो है उनके भी टाइप्स होते हैं। पहला तो है पर्सनल अकाउंट, नेक्स्ट वन इज रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सन से रिलेटेड अकाउंट होता है। पर्सन नेचुरल पर्सन भी हो सकता है जैसे कि ह्यूमन बींग्स जैसे हम सब, है ना। सो हमारे अगर अकाउंट बन रहे हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, नेचुरल पर्सन अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन दैट इज कंपनी का अगर अकाउंट बना रहे हैं, समझ लीजिए सीएमए जंक्शन कंपनी के लिए अगर कोई अकाउंट बन रहा है, सीएमए जंक्शन एक कंपनी है जिसके लिए एक अकाउंट बन रहा है, इन दैट केस ये आर्टिफिशियल अकाउंट कहलाएगा क्योंकि ये पर्सनस को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आप अगर पार्टनरशिप के लिए अकाउंट बना रहे हैं तो वो यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, रिप्रेजेंटेटिव समझिएगा जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, अलग अलग हैं, सबके अलग अलग नाम है अपने अपने खुद के, लेकिन हम हर एक एम्प्लॉय को अभी हमारा सैलरी ड्यू है, सैलरी पेबल है, हमने पे नहीं किया। इन दैट केस वो एंट्री रिकॉर्ड करना है तो क्या हम हर एक एम्प्लॉय को पकड़ेंगे, मिस्टर ए, मिस्टर वी, मिस्टर सी, हर एक अकाउंट एम्प्लॉय को पकड़ के हम उसका अलग से अकाउंट तो बना नहीं सकते। इसलिए क्या बनाया जाता है, एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बनाया जाता है जो कि पूरे एम्प्लॉयज़ को शो करता है, जैसे कि सैलरी पेबल अकाउंट, ठीक है।
सो ये क्या है, ये हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है जो कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के जो ग्रुप है उनको रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली इंश्योरेंस प्रीपेड अकाउंट, रेंट पेएबल अकाउंट, सो ये सब क्या है, ये सब जिसको हमको पे करना है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। सो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स होते हैं, इनको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ऐसे नहीं आप सिर्फ सैलरी अकाउंट करके रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जो सैलरी अकाउंट है वो तो एक्सपेंस है, सैलरी जो है वो तो हमारे लिए एक्सपेंस है। सैलरी पेएबल क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ हमको सैलरी पे करनी है, और स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ का नाम ना लिख के हम क्या लिखते हैं वहाँ पे, सैलरी पेएबल। सिमिलरली इंश्योरेंस प्रीपेड अकाउंट, इंश्योरेंस हमने पहले से पे कर दिया, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में जाएंगे। कमीशन प्री रिसीव्ड अकाउंट, मतलब समझ लीजिए जो पेएबल है, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एक्रूड है, अनअक्रूड है, वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेटिव के अंदर हम शो करते हैं। ठीक है, रियल अकाउंट क्या होता है तो समझिएगा, अब हम रियल अकाउंट को देख लेते हैं। रियल अकाउंट के अंदर दो चीज़ें आती है, पहला तो टैंजिबल एसेट एंड इनटैंजिबल एसेट्स। सो रियल अकाउंट में आप सिर्फ एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। टैंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, वो टैंजिबल एसेट, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, ये सब टैंजिबल एसेट, उनके अकाउंट्स बनेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा। इनटैंजिबल एसेट्स मतलब पेटेंट, गुडविल, इन सब के अगर अकाउंट्स बना रहे हैं तो वो इनटैंजिबल एसेट्स के अंदर कवर होगा। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट मतलब यहाँ पे आपका शो होता है लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड गेन्स। इनकम, गेन, लॉस एंड एक्सपेंस, इनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स बनाएंगे वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। जैसे कि सैलरी अकाउंट, ठीक है, जैसे कि वेजेस अकाउंट, जैसे कि रेंट अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपके कहाँ जाएंगी, नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाएंगी। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, तो ये हमारी इनकम है, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, वो भी कहाँ जाएगी, नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाएगी। आई होप क्लियर हुआ। तीन टाइप के अकाउंट्स है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल के अंदर तीन आते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, एंड रियल के अंदर दो आते हैं, टैंजिबल, इनटैंजिबल। नॉमिनल अलग है जिसके अंदर लॉसेज, एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड गेन्स आप रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट मतलब क्या, डेबिट मतलब लैटिन वर्ड है डेबिट, डेबिटम, डेबिट का लैटिन वर्ड है डेबिटम, जिसका मतलब है व्हाट वी विल रिसीव, एंड क्रेडिट इज क्रेडर, जिसका मतलब है व्हाट वी विल हैव टू पे। जो हमको रिसीव करना है वो डेबिट साइड में शो होता है, और जो हमको पे करना है वो क्रेडिट साइड में शो होता है। नॉर्मली ये नॉर्मल कंसेप्ट है, डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग है, लेकिन इसके एक्चुअल रूल्स हम पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ईच ट्रांजेक्शन डेबिट एंट्रीज मस्ट इक्वल टू क्रेडिट एंट्रीज, ये हमको पता है। अब समझिएगा, जैसे कि मैंने आपको अकाउंट बताया है ना, हम अगर मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं, सो मशीनरी का अकाउंट कैसे बनेगा, इस साइड हम डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, इस साइड हम क्रेडिट की चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, है ना। सो डेबिट के अमाउंट्स यहाँ पे आएंगे, क्रेडिट के अमाउंट्स यहाँ पे आएंगे। समझ लीजिए, अगर ये डेबिट साइड में जो भी अमाउंट्स हमने रिकॉर्ड किए हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट साइड जो हमने अमाउंट्स रिकॉर्ड किए, इन दैट केस अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। ये हर एक सिंगल अकाउंट के हिसाब से देखा जाएगा। जैसे मशीनरी अकाउंट है तो उसके लिए अलग देखेंगे, कैश अकाउंट है तो उसके लिए अलग देखेंगे। ठीक है, हर एक अकाउंट के लिए आप स्पेसिफिकली अलग अलग देखेंगे। समझ लीजिए कैश अकाउंट में हमारा इस साइड ज़्यादा हो गया तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा वो, ये आपको समझना है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट आता है मेन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्रीज, हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज, दैट इज फर्स्ट कंसेप्ट रिलेटेड टू हमारा डबल एंट्री सिस्टम। उसके लिए ये मेन अकाउंटिंग प्रोसेस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो दो अप्रोचेस हम फॉलो करते हैं एंट्रीज पास करने के लिए। पहला है अमेरिकन अप्रोच, दूसरा है ब्रिटिश अप्रोच। चाहे अमेरिकन फॉलो करो, ब्रिटिश फॉलो करो, दोनों में आंसर आपका सेम आने वाला है, लेकिन नॉर्मली ट्रेडिशनल अप्रोच दैट इज़ ब्रिटिश अप्रोच को फॉलो किया जाता है, और इसी को हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। नॉर्मली इस गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है टू रिकॉर्ड एंट्रीज। अब समझिएगा, सबसे पहले हम देख रहे हैं, सबसे पहले ब्रिटिश अप्रोच दैट इज़ गोल्डन रूल वाले से ही स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तीन अकाउंट्स पढ़े, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तीनों अकाउंट के लिए अलग अलग तरीके से डेबिट और क्रेडिट की रूल्स है। ठीक है, सो अगर पर्सनल अकाउंट देखें, पर्सनल में कौन कौन आता है, पर्सनल में आते हैं नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स एंड रिप्रेजेंटेटिव। इन दैट केस इनके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, इनके लिए आपको लेना है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर्स। एज पर्सन का अकाउंट है तो कोई भी पर्सन जो कि रिसीव कर रहा है उसको आप डेबिट करेंगे, और जो भी पर्सन दे रहा है, कुछ भी चीज़ दे रहा है, उसके लिए आप उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर्स। रूल्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा तो आपको एंट्रीज पास करने में बहुत आसानी होगी।
पर्सनल अकाउंट है कोई भी तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट है, इन दैट केस रियल अकाउंट किसका होता है? रियल अकाउंट एसेट्स का होता है। एसेट्स के लिए बोला गया कि जो भी एसेट आपके पास आएगा उसको डेबिट करो, जो भी एसेट आपके पास से जा रहा है उसको क्रेडिट करो। सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट, जहाँ पे एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम्स एंड गेन्स रिकॉर्ड होती है। तो बोला गया जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है उनको डेबिट करो, जो भी इनकम्स एंड गेन्स है उनको क्रेडिट करो। ठीक है, सो ये 3 रूल्स है रिलेटेड टू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का किससे रिलेटेड है? पर्सन से रिलेटेड है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है? एसेट से रिलेटेड है, तो जो भी एसेट आपके पास आ रहा है दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो भी आपके पास से जा रहा है उसको क्रेडिट करो, दैट इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करो, सारे इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट करो। सो नॉर्मली ये हमारा गोल्डन रूल है ऑफ अकाउंटिंग। भले आप दोनों रूल में से कोई भी फॉलो करें सेम आंसर्स आने वाले हैं, लेकिन हमको दोनों अप्रोचेस पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं हम अमेरिकन अप्रोच पे। समझिएगा, एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं? हमारे एसेट्स हमारे एसेट्स होते हैं, है ना। एसेट्स हमारे एसेट्स होते हैं, हमने देख लिया एसेट्स का डिवीजन होता है करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ में, सॉरी करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में, और टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स में। अगर कोई भी एसेट इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास कोई भी एसेट बढ़ रहा है तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। हमारे लिए कोई भी एसेट बढ़ रहा है, इन दैट केस आप क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। आप रियल अकाउंट में भी देख सकते हैं, रियल अकाउंट में भी हमने क्या लिखा है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जो भी एसेट हमारे पास आता है हम उसको क्या करते हैं? डेबिट। और जो भी एसेट हमारे पास जाता है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सिमिलर वे में लाइबिलिटीज़ के लिए देखें तो लाइबिलिटीज़ अगर आपके पास से कम हो रही है, आपकी लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, इन दैट केस ही तो आपकी अच्छी बात है। आपको कम पैसे देने पड़ेंगे किसी और पर्सन को। हमको पता है लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन अगर कम हो रहा है तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, और ये अच्छी बात है इसलिए हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ अगर हो रहा है तो ये तो हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। कैपिटल में आते हैं, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का सेम ट्रीटमेंट होता है क्योंकि दोनों चीज़ें हमारी ऑब्लिगेशन है फॉर द बिजनेस। ठीक है, इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो ये तो अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, हम क्रेडिट करेंगे। डिक्रीज हो रहा है कैपिटल में तो हम क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इनकम। इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, इन दैट केस क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा? जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो उसको आप क्रेडिट करेंगे, एंड जब भी आपकी इनकम डिक्रीज होगी तो उसको आप डेबिट करेंगे। यहाँ पे उल्टा ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है समझिएगा, ये नॉमिनल अकाउंट का ट्रीटमेंट देखिए। ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो भी इनकम्स हैं आपकी उसको क्रेडिट किया जाता है, उसको जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। इसलिए यहाँ पे इंक्रीज हुआ इनकम तो हमने क्रेडिट किया, डिक्रीज हुआ है तो डेबिट किया। अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो जस्ट अपोजिट ट्रीटमेंट, डेबिट करो, और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करो। आई होप क्लियर हुआ हो। इसी के थ्रू हम सारी एंट्रीज पास करेंगे अभी। सो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट स्टॉक से रिलेटेड भी देख लीजिए। स्टॉक जो है वो एसेट में आता है, करंट एसेट्स में। सो अगर इंक्रीज हो रहा है स्टॉक तो हमारे लिए अच्छी बात है, हम डेबिट करेंगे। डिक्रीज हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए हमारे जो एसेट्स हैं उनके लिए हम देखते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के लिए, कि जब भी एसेट इंक्रीज होगा तब आप क्या कीजिए? डेबिट कीजिए। जब भी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होंगी तब आप क्रेडिट कीजिए। जब भी इनकम वाले के लिए अपोजिट ट्रीटमेंट, जो अच्छा है उसको क्रेडिट करो, एक्सपेंस वाले के लिए जो बुरा है, सॉरी जो अच्छा है वो उसको डेबिट करो। ठीक है, सो एसेट्स हमारे लिए अच्छे होते हैं लेकिन हम उनको डेबिट करते हैं। सिमिलरली इनकम हमारे लिए अच्छी होती है, इनको क्रेडिट करते हैं। तो इनकम एक्सपेंसेस के लिए अलग ट्रीटमेंट होगा, एसेट लाइबिलिटीज़ के लिए अलग ट्रीटमेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन या फिर बैलेंस शीट इक्वेशन बोल लीजिए। ये हमने पहले ही देख लिया, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। जो भी ओनर ने अपनी तरफ से लेके आया वो ओनर्स इक्विटी में शो होगा। ठीक है, सो ये हमारा नॉर्मल अकाउंटिंग इक्वेशन है। नॉर्मली इस अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ रहे हैं विद इलस्ट्रेशन नंबर 1, जिसमें हम सीखेंगे जो भी हमने अप्रोचेस देखे हैं। मॉडर्न अप्रोच, दैट इज हमारा अमेरिकन अप्रोच एंड ब्रिटिश अप्रोच। दोनों अप्रोच से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट के 3 को हम रिकॉर्ड करेंगे विथ मॉडर्न अप्रोच, एंड लास्ट के जो हमारे पास 4 बच रहे हैं इसको हम रिकॉर्ड करेंगे विथ ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न 1 इज अमेरिकन एंड ट्रेडिशनल 1 इज ब्रिटिश अप्रोच। ठीक है,
सो फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास आ रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। हमने कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैपिटल तो नाम दिया है हमने, एक्चुअल में हम क्या लेके आए। सो अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम क्या मानेंगे कि हम कैपिटल के फॉर्म में कैश लेके आए। कैश क्या है, दो चीज़ें हम लेके, देखिए यहाँ पे कैपिटल है और कैश है ना, कैपिटल और कैश दो चीज़ें हैं यहाँ पे। कैपिटल लेके आए, किस फॉर्म में लेके आए, कैश के फॉर्म में। कैपिटल क्या है, कैपिटल हमारे लाइबिलिटीज़ वाले की तरह ट्रीटमेंट होता है इसका, हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। कैश क्या है, हमारे लिए एसेट है, ठीक है। सो हमको क्या बोला गया था, लाइबिलिटीज़ को करो क्रेडिट अगर बढ़ रही हैं तो। कैपिटल आ रहा है तो मतलब कैपिटल बढ़ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश भी बढ़ रहा है। इन दैट केस लाइबिलिटीज़ आ रही है तो उनको करो क्रेडिट, एसेट्स आ रहे हैं तो उनको करो डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। टू क्यों लिखा, क्योंकि हम इसको कर रहे हैं क्रेडिट। जब भी हमारा कैपिटल हम लेके, ऑफकोर्स ही बात है, बिजनेस में हमने कैपिटल लेके आए तो कैपिटल इंक्रीज हुआ बिजनेस में, साथ साथ कैपिटल किस फॉर्म में लेके आए, कैश के फॉर्म में, तो कैश भी इंक्रीज हुआ। इन दैट केस दोनों चीज़ें इंक्रीज हुई। जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। सेम चीज़ हमने यहाँ रिकॉर्ड किया, दैट इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट अगर देखें हम, नेक्स्ट है बॉट गुड्स फॉर कैश। हम गुड्स खरीद रहे हैं कैश से। सो गुड्स हमने खरीदा, किसके थ्रू खरीदा, कैश से, ठीक है। सो ये गुड इंक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। नॉर्मली ध्यान दीजिएगा, जब हम गुड्स खरीदते हैं मतलब ऐसी चीज़ें जो कि हम आगे जाके बेचने वाले हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं परचेस से। हम गुड्स नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं परचेस, ठीक है। सो कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, परचेस हमारा इंक्रीज हो रहा है। बताइए हमारे गुड्स हमारे लिए एसेट्स हैं कि लाइबिलिटीज़ है, हमारे गुड्स तो हमारे लिए एसेट्स हैं। कैश क्या है, कैश भी हमारे लिए एसेट है। सो बोला जा रहा है एक साइड एसेट इंक्रीज हो रहा है और दूसरी साइड एसेट डिक्रीज हो रहा है। सो एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। सो परचेस को हमने किया डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट जो हमारे पास से कम हो रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजेक्शंस की। थर्ड बोल रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हम गुड्स बेच रहे हैं, सो सी हम गुड्स कम हो रहे हैं, अब हमारे पास किसके बेच रहे हैं, हम कैश के थ्रू बेच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हमने गुड्स खरीदा था तब तो हम परचेस लिखते हैं, लेकिन गुड्स बेच रहे हैं तब भी परचेस लिखेंगे क्या, आंसर इज नो। गुड्स बेच रहे हैं मतलब ऐसे गुड्स जिन पे हम नॉर्मली सेल करते हैं, जिसको हम नॉर्मली बेचते हैं, तो उनके लिए हम गुड्स ना लिख के जब हम परचेस करते हैं तो परचेस लिखते हैं, और जब हम बेचते हैं तो सेल लिखते हैं। सो सेल करने से हमारे गुड्स डिक्रीज हुए और हमारा जो कैश है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब बताइए जो सेल है, सेल हमने किया, सो सेल हमने किया तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ बेचा है, हमने हमारा एसेट बेचा है, ठीक है। भले नाम कुछ भी लिखा हो आपने बेचा क्या, आपने अपने एसेट्स बेचे, एसेट कम किए, एसेट कम किए तो क्रेडिट कर दो, और कैश भी एसेट है, एसेट बढ़ गया तो डेबिट कर दो। तो अब जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए। नेक्स्ट हमारे पास हमने ये कर लिया, अब ये 3 एंट्रीज हो गई जो कि हम मॉडर्न अप्रोच से देखने वाले थे। अब इसके बाद की एंट्रीज को हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो मैं ये सब हटा रही हूँ, आप रिकॉर्ड करते जाइएगा साथ साथ पे, जैसे भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने 3 ट्रांजेक्शन्स को मॉडर्न अप्रोच से देखा है, अब हम ब्रिटिश अप्रोच फॉलो करने वाले हैं फॉर रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स। सो आई होप आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही हो, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा अपने एग्ज़ाम्स के लिए। एग्ज़ाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज कोरोना सिचुएशन है, पता नहीं अब दिसंबर में भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं कि नहीं होते हैं, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स वेरी वेल, नो। सो लेट्स स्टार्ट विथ डी पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज डी, पेड सैलरी। सैलरी पेमेंट की है, किस में पेमेंट की, कुछ पता है क्या, आंसर इज नो। तो हम मानेंगे कैश में पेमेंट किया है, कैश और सैलरी। कैश जो है इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, कैश देना पड़ा हमको सैलरी के लिए इसलिए डिक्रीज हुआ। सैलरी तो एक्सपेंस है, इंक्रीज डिक्रीज की तो बात आती नहीं है क्योंकि एसेट तो है नहीं, है ना। इंक्रीज डिक्रीज किसके लिए देखते हैं हम, एसेट के लिए, है ना। अगर एसेट नहीं है, एक्सपेंस और इनकम है, तो चेक करोगे कि वो एक्सपेंस है कि इनकम है। यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है हमसे। सो अब बताइए हमारे ब्रिटिश अप्रोच के हिसाब से, ब्रिटिश अप्रोच क्या बोलता है, अगर रियल अकाउंट में आता है
कैश किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है क्योंकि एसेट है। सैलरी किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है क्योंकि एक्सपेंस है। रियल अकाउंट में क्या बोला गया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास यहाँ से कुछ जा रहा है कि आ रहा है, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो हमारा रूल लग जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारा कैश जा रहा है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं सैलरी पे। सैलरी नॉमिनल अकाउंट में आता है क्योंकि एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारा ये एक्सपेंस है, इसके एक्सपेंस है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देखिए आप पूरा कंसेप्ट अगर ध्यान रखेंगे ना, अप्रोच जो भी हमने फॉलो किया है, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो अप्रोचेस को ध्यान रखना है आपको। आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं अपने हिसाब से, ब्रिटिश और मॉडर्न अप्रोच जो भी आपका फेवरेबल है आपके लिए, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों से सेम आंसर्स आने वाले हैं। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। ई में क्या बोल रहा है, रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिल रहा है हमको। सो इंटरेस्ट मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट में हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट जो है वो तो मिल रहा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है हमको किस फॉर्म में मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है हमको कैश के फॉर्म में। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है और साथ साथ कैश भी इंक्रीज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट जो है इनकम के अंदर आता है और कैश जो है वो एसेट के अंदर आता है। एसेट मतलब रियल अकाउंट, इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में अगर कोई भी इनकम हुई है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम हुआ है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। एसेट है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारे पास आ रहा है तो हम डेबिट करेंगे। सो एंट्री क्या बन रही है, कैश अकाउंट डेबिटेड। आप देखिए एंट्रीज करते जाएंगे ना तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, इतना फुल आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एंट्रीज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो। कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट बोल रहा है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर वाई। मिस्टर वाई से गुड्स खरीदे हमने क्रेडिट में। अब क्या रिकॉर्डिंग होगी, सो हमारे पास आए गुड्स, गुड्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, गुड्स हमने किससे खरीदे हैं, मिस्टर वाई से खरीदे। मिस्टर वाई कौन है, पर्सन है, मतलब पर्सनल अकाउंट आ गया। ठीक है, मिस्टर वाई को रिसीव हो रहा है कि वो दे रहे हैं हमें गुड्स, हमें वो दे रहे हैं गुड्स, तो ये गिवर है ना। गुड्स है, गुड्स हमको रिसीव हो रहे हैं। गुड्स मतलब हम बोल सकते हैं इसको एसेट है हमारे लिए। एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट करोगे, तो रियल अकाउंट में एसेट इंक्रीज होता है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वही सेम ट्रीटमेंट यहाँ होगा। ठीक है, सो अगर रियल अकाउंट का ट्रीटमेंट देखें तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास गुड्स आ रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, सो गुड्स को हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, अगर गुड्स हमारे पास आते हैं तो हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज अकाउंट डेबिटेड। नेक्स्ट आते हैं पर्सनल अकाउंट मिस्टर वाई का। सो पर्सनल अकाउंट के लिए क्या ट्रीटमेंट होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मिस्टर वाई तो गिवर है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर कैश में हमने खरीदा होता तो हम ये नाम नहीं लिखते, लेकिन हमने एज क्रेडिट में खरीदा है इसलिए हमको नाम लिखना पड़ेगा कि आपने किस पर्टिकुलर पर्सन से खरीदा है। नेक्स्ट बोल रहा है पेड रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश। पर्सनल कैश से आपने पेमेंट किया। पर्सनल कैश क्या होता है, पर्सनल कैश मतलब जो हमारा बिजनेसमैन है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने अपना खुद का पैसा लगा के रेंट पे किया है। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, रेंट पे करते हैं जो हमारे पास कैश अवेलेबल होता है उससे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है अलग से कि पर्सनल कैश आपने लगाया है। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर ए जिनका बिजनेस है। ठीक है, मिस्टर ए ने अपने बिजनेस में लगाया 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए जो कि बिजनेस में लगाया, उसने वो वाला पैसा यूज करके रेंट पे नहीं किया है, उसने अलग से पैसा 10,000 रुपये अपना निकाला, जो उसके घर में रखा हुआ था वो पैसा उठा के उसने पेमेंट किया। इन दैट केस ये क्या कहलाता है, पर्सनल वाला पैसा। अब ये जो पर्सनल मनी है, इन दैट केस इसको यूज करके आपने पेमेंट की है, इसलिए हम कैश नहीं लिख सकते। हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। कैपिटल बताओ इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। हमने हमारे बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए थे, हम अलग से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके आ गए जिससे हमने रेंट पे कर दिया, तो ये 10,000 रुपये तो और इंक्रीज कर दिया हमने कैपिटल का। सो ये 10,000 रुपये से कैपिटल हमारा बढ़ गया। नेक्स्ट हम आते हैं रेंट। रेंट जो है वो हमने पेमेंट किया। ठीक है, तो रेंट जो है हमारा एक्सपेंस है, सो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल है जो कि इंक्रीज हुआ है। अब कैपिटल जो है वो क्या डिनोट करता है, कैपिटल डिनोट करता है पर्सनल अकाउंट, क्योंकि जो हमारा बिजनेसमैन है उसका वो पर्सनल अकाउंट है।
है, अगर पार्टनरशिप है तो उस पर्टिकुलर पार्टनर का पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। सो कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट को डिनोट करता है। सो यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। डेबिट द अगर पर्सनल अकाउंट का देखें तो पर्सनल अकाउंट का ट्रीटमेंट क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैपिटल से हम दे रहे हैं कि कैपिटल में हम रख रहे हैं, हम दे रहे हैं, इन दैट केस हम गिवर हैं। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे आएगा टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, रेंट के लिए पेमेंट कर रहे हैं। रेंट क्या है, एक्सपेंस है। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के हिसाब से हमको रेंट को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। आई होप क्लियर हुआ हो। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से ये एंट्री होगी। सो हमने दोनों कंसेप्ट समझ लिए। फर्स्ट हमारा मॉडर्न अप्रोच, सेकंड ब्रिटिश अप्रोच, दोनों के थ्रू हमने एग्जांपल को समझ लिया। एंट्रीज को जरूर रिकॉर्ड कीजिएगा अपने हिसाब से, मैंने आपको समझा दिया, आप सारी रिकॉर्डिंग आपको खुद से करनी है अपने हिसाब से, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमने देखा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। सो इस चीज को हमको रिकॉर्ड करना होता है, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके ये प्रूफ करना है आपको कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो रहा है हर ट्रांजेक्शन के बाद, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या बोल रहा है, हमने इन्वेस्ट किया है कैपिटल 20,000 रुपये फर्म में। सो कैपिटल इन्वेस्ट किया मतलब कैपिटल तो इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ आप कैश भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि कुछ और नहीं बताया। अगर देखिए आप मशीन, लैंड ये सब लेके आते हैं ना, तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताता कि हाँ आप लैंड लेके आए, आप मशीन लेके आए। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, इन दैट केस हम मानेंगे, क्या मानेंगे, कि आप कैश पे लेके आए हैं, ठीक है। सो 20,000 रुपये आप कैपिटल लेके आए हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, कैश भी इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 20,000 से, कैश भी इंक्रीज हो रहा है 20,000 से। कैश क्या है, एसेट है। सो बताइए, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज हो गए, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हुआ। आंसर इज यस, हो गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दास एंड कंपनी। 2,000 रुपये का हमने गुड्स खरीदा है क्रेडिट में। सो परचेज किया है मतलब एसेट बढ़ा है हमारा, स्टॉक बढ़ा है ना, एसेट बढ़ा है, साथ साथ क्रेडिटर हो गया हमारा एक, हमको एक पर्सन मिल गया जिसको हमको पेमेंट करनी है। पेमेंट करनी है मतलब हमारी लाइबिलिटी आ गई। लाइबिलिटी क्या होती है, जो ऑब्लिगेशन हमको आगे जाके फ्यूचर डेट में फुलफिल करनी है। सो दास एंड कंपनी से हमने अभी गुड्स खरीदे हैं और इसको आगे जाके किसी फ्यूचर डेट में हमको पेमेंट करनी है, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग कैसे होएगी समझिएगा। यहाँ पे हमारा हो रहा है लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है और हमारा एसेट्स भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो एसेट इंक्रीज हो रहा है 2,000 रुपीज़ से, साथ साथ हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है 2,000 रुपीज़ से, ठीक है। सो अगर अब हम रिवाइज्ड देखें, रिवाइज्ड इक्वेशन क्या बनता है। रिवाइज्ड इक्वेशन है हमारे पास 22,000 इज इक्वल टू 2,000 प्लस 20,000। बताइए इक्वल है कि नहीं, दोनों साइड इक्वल से। हर ट्रांजेक्शन से आपको ये प्रूफ करना है कि आपका एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है बॉट प्लांट फॉर कैश। कैश में हमने 8,000 रुपये का प्लांट खरीदा है, ठीक है। सो हमारा एक प्लांट भी एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है प्लांट के फॉर्म में और एसेट डिक्रीज हो रहा है कैश के फॉर्म पे। सो यहाँ पे दोनों जगह एसेट में ही ट्रीटमेंट होगा। क्या एसेट में ट्रीटमेंट होगा, पहला तो 8,000 रुपये प्लस हुए प्लांट के फॉर्म में और उसके बदले हमको कैश देना पड़ा 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये डिडक्ट हो गए। एट लास्ट इक्वेशन देखा जाए तो सेम ही रहा, 22,000 इज इक्वल टू 2,000 प्लस 20,000। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश के लिए हमने गुड्स खरीदे हैं 4,000 रुपये, ठीक है। सो गुड्स इंक्रीज हो रहा है, दैट इज हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, साथ में कैश डिक्रीज हो रहा है। तो एक चीज़ इंक्रीज हो रही है एसेट में, दूसरी डिक्रीज हो रही है। सो लाइबिलिटी साइड कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आएगा, एसेट साइड ही हमारा ट्रीटमेंट आएगा। फर्स्ट हमने 4,000 का इंक्रीज कर लिया गुड्स और उसके बदले कैश दे दिया, ठीक है। सो अभी भी इक्वेशन हमारा सेम है, 22,000 इज इक्वल टू 2,000 प्लस 20,000। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश पे हमने गुड्स बेच दिए, गुड्स का एक्चुअल कॉस्ट कितना था 4,000 रुपये, प्रॉफिट कितना है 2,000 रुपये। समझिएगा, गुड्स थे, कैश आया, कैपिटल, तीन चीज़ें यहाँ पे अफेक्ट हो रही है हमारी। पहला तो गुड्स कितने का था, गुड्स 4,000 का था, तो 4,000 का गुड्स डिक्रीज हुआ। कैश कितने का आया, कैश तो पूरा 6,000 रुपये रिसीव हुआ क्योंकि गुड्स हमने 6,000 में बेचे। बाकी कैपिटल क्यों अफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रॉफिट भी हुआ है 2,000 का। सो 2,000 का प्रॉफिट होने से हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो जो भी प्रॉफिट है उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा। गुड्स बेचे हैं हमने, गुड्स कितने के थे 4,000 के थे, तो 4,000 का गुड हमारे पास से डिडक्ट हुआ। कैश बढ़ा हमारे पास कितना 6,000 रुपये और साथ साथ प्रॉफिट बढ़ा हमारे पास
2000 रुपये। अब टैली कीजिए तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 24,000 इज इक्वल टू 2000 प्लस 22,000। अभी भी हमारा इक्वेशन टैली कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने दास एंड कंपनी से जो गुड्स लिए थे हमने अब उनका कैश में पेमेंट कर दिया। तो अब क्या होगा, तो क्रेडिटर बनाया था हमने दास एंड कंपनी को, तो क्रेडिटर अब कम हो जाएंगे और कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा। कैश इंक्रीज होगा मतलब एसेट इंक्रीज हो जाएगा, कितने से 1000 रुपीज़ से। क्रेडिटर कम होंगे मतलब लाइबिलिटीज से आपको कम करना है 1000 रुपीज़, ठीक है। सो यहाँ हो गया 25,000, सॉरी हमारा यहाँ पे हमने पेमेंट किया है, सॉरी हमने यहाँ पे पेमेंट किया है तो हमारे पास से कैश डिडक्ट होगा और हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 23,000 और यहाँ हमारे पास है 1000 प्लस 22,000 दैट इज इक्वल टू 23,000। अभी भी हमारा इक्वेशन सेम है। नेक्स्ट हमारे पास है रिसीव्ड फ्रॉम बैनर्जी 300 हमको रिसीव हुआ है। किससे रिसीव हुआ है, बैनर्जी से रिसीव हुआ है। अब बैनर्जी कौन है, ऊपर तक के कहीं भी नाम आया क्या बैनर्जी का, आंसर इज नो, नहीं आया। तो हम मान लेते हैं कोई हमारा डेटर रहा होगा पहले, ठीक है, पहले हमारा कोई डेटर रहा होगा जिससे हमको रिसीव हो रहा है। अब डेटर रहा होगा तो अभी रिसीव हो रहा है तो 300 तो ऐड कर दो, बाकी डेटर जा रहा है मतलब डेटर भी हमारे एसेट साइड रिकॉर्ड होता है, सो उसको हम डिडक्ट कर देंगे। कैश इंक्रीज किया, डेटर को डिडक्ट किया, ठीक है, इस तरीके से हमने रिकॉर्ड किया है इसको। नेक्स्ट अगर देखें तो अभी भी सेम इफेक्ट रहेगा, 23,000 इज इक्वल टू 1000 प्लस 22,000। नेक्स्ट हम आते हैं, सैलरी पेमेंट किया है हमने 6,000 रुपीज़, तो कैश जा रहा है, उसके साथ साथ हमारे एक्सपेंस जो हैं वो भी कम हो रहे हैं, ठीक है, हम एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट आएगा समझिएगा, 6,000 रुपीज़ हम पेमेंट कर रहे हैं, इन दैट केस कैश जाएगा, कैश हमारे पास से गया 6,000 रुपीज़ और इसके साथ साथ एक्सपेंस है, इसलिए कैपिटल से भी आप डिडक्ट कर देंगे 6,000 रुपीज़। सो यहाँ पे अब हमारे पास रिवाइज्ड इक्वेशन बन रहा है 17,000 इज इक्वल टू 1 प्लस 16,000, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश में रिसीव हुआ होगा तो 5,000 ऐड कर दो। इनकम है, हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे 5,000 रुपये, ठीक है। 17 प्लस 5 22,000 इज इक्वल टू 1,000 प्लस 21,000। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वेजेस का पेमेंट किया हमने 3,000 रुपीज़, तो 3,000 यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा और यहाँ से भी आपका डिडक्ट हो जाएगा। एट लास्ट इक्वेशन अगर देखें तो 19,000 इज इक्वल टू 1,000 प्लस 18,000। देख सकते हैं आप, हर ट्रांजेक्शन के लिए हमने रिकॉर्ड किया और हर एक ट्रांजेक्शन हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है, एट लास्ट भी आपका इक्वेशन सेम रहना चाहिए, इसलिए हम हर जगह चेक करते रहते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद चेक करना भी ज़रूरी है कि आपका मैच कर रहा है कि नहीं। आई होप क्लियर हुआ हो दोनों चीज़, दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन और साथ साथ हमारे अकाउंटिंग का अप्रोच कि किस तरीके से हम एसेट्स, लायबिलिटीज, डेबिट, क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जर्नल। जर्नल का एक बात बताओ, हमने जर्नल सीख लिया किसके थ्रू, जब हमने अप्रोचेस सीखे, तो अप्रोचेस में जब डेबिट क्रेडिट हम कर रहे थे तभी हमने सीख लिया था कि किस तरीके से जर्नल बनाते हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज को बोला जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब फर्स्ट टाइम जो भी ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है वो होता है जर्नल में। जर्नलाइजेशन क्या होता है, जब भी आप ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम जर्नलाइजेशन बोलते हैं। जर्नल एंट्री दैट इज एंट्री जो कि आप बुक्स पे बना रहे हैं जर्नल बुक में, वो आपका जर्नल एंट्री कहलाता है। इसके कुछ फंक्शंस है, फंक्शन समझिएगा। फर्स्ट फंक्शन है एनालिटिकल फंक्शन। एनालिटिकल फंक्शन क्या बोलता है, हर एक ट्रांजेक्शन को एनालाइज किया जाता है, हर एक ट्रांजेक्शन को हम एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करते हैं कि कौन सा डेबिट एस्पेक्ट होना चाहिए और कौन सा क्रेडिट एस्पेक्ट होना चाहिए। हमने अभी 2 रूल्स सीखे, मॉडर्न और ब्रिटिश अप्रोच, दोनों के हिसाब से हमने देखा और उसके हिसाब से हम डिसाइड करते थे कि कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। सो फर्स्ट फंक्शन है इसका एनालिटिकल फंक्शन, जिसके थ्रू हम एनालाइज करते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस तरफ डेबिट जाएगा, कौन सी चीज़ क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग फंक्शन, यहाँ का मेन फंक्शन है दैट इज रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन्स को। रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब जिस पर्टिकुलर हिसाब से वो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उस हिसाब से वो रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। और साथ साथ उसके साथ साथ नरेशन भी लिखा जाता है, जैसे कि हमने रिकॉर्डिंग देखा ना, अभी एंट्रीज रिकॉर्ड करना यहाँ पे सीखा हमने ना, यहाँ पे हमने एंट्रीज रिकॉर्ड करना सीखा। तो ये जो एंट्रीज आप लिखते हैं इसके नीचे हम एक नरेशन भी लिखते हैं कि ये एंट्री क्या चीज़ की थी, हमने परचेज किया मिस्टर वाई से गुड्स, तो वो एंट्री यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड होगा कि बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई, ठीक है। सो ये चीज़ भी यहाँ पे नरेशन भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो रिकॉर्डिंग फंक्शन है, रिकॉर्डिंग में आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और विथ नरेशन हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। हिस्टोरिकल फंक्शन मतलब क्रोनोलॉजिकली हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, जिस पर्टिकुलर डेट का आपको चाहिए उस पर्टिकुलर डेट का मिलते जाएगा आपको लाइन से, ठीक है।
ठीक है। सो एडवांटेजेस में भी फर्स्ट है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स को मिनिमाइज किया जाता है, नरेशन यहाँ पे ऐड किया जाता है, और ये हमको फाइनलाइज करने में अकाउंट्स हेल्प करता है, क्योंकि जर्नल के थ्रू ही लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस से ही आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इसीलिए ये हमको हेल्प करता है अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज करने में। नेक्स्ट देखिएगा कंपाउंड जर्नल और सिंगल जर्नल। सिंगल जर्नल मतलब जिसमें एक ही एंट्री पास होती है, जैसे अभी तक जो भी हमने एंट्रीज देखी है उसमें एक ही एंट्री पास होती थी। क्या एंट्री? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर वाई, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर वाई, ऐसी एक एंट्री है। या फिर मैं इसको चेंज कर दूँ, परचेस अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा इसको, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर वाई एक एंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ को डेबिट किया है, दूसरे को क्रेडिट किया है, मतलब ये क्या है, सिंगल जर्नल कहलाएगा ये। कंपाउंड जर्नल मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा डेबिट हो रहा है और एक से ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है, दोनों में से कोई भी चीज़ हो रही है तो वो कंपाउंड जर्नल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल परचेस हमने किया है, परचेस अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट मिला है हमको, या फिर हम पेमेंट लिख लेते हैं इसको, ठीक है, हमने कैश में पेमेंट किया है, कैश अकाउंट डेबिटेड, इसके साथ साथ हमको डिस्काउंट मिला है, सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर वाई। सो यहाँ पे दो चीज़ें रिकॉर्ड हो गई, दो चीज़ें डेबिट हो गई। सो ये कहलाता है हमारा कंपाउंड जर्नल, जहाँ पे हम दो एंट्रीज को डेबिट करते हैं और एक क्रेडिट होता है, या फिर दो एंट्रीज क्रेडिट होती है एक डेबिट होता है, या फिर दोनों जगह एक से ज़्यादा एंट्रीज डेबिट या क्रेडिट होती है। सो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड जर्नल। कैसे हम जर्नल को एक्चुअल में शो करते हैं, हमने एंट्री पास करना तो शो देख लिया, लेकिन कैसे शो होगा जर्नल एंट्रीज। सो डेट आप रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले, किस पर्टिकुलर डेट का वो ट्रांजेक्शन है, पर्टिकुलर्स यहाँ पे आप अपनी एंट्री लिखेंगे, साथ साथ नरेशन डालेंगे। वाउचर नंबर मतलब किस वाउचर नंबर के हिसाब से वो ट्रांजेक्शन हुआ है। लेजर फोलियो, ये क्या होता है, देखें जर्नल प्रिपेयर करते हैं और जर्नल में जो भी अकाउंट्स की एंट्रीज आप रिकॉर्ड करते हैं उनसे रिलेटेड लेजर्स बनते हैं, ठीक है। सो ये जो लेजर्स हैं उन लेजर्स का नंबर यहाँ पे डलता है कि कौन से लेजर फोलियो में इस पर्टिकुलर अकाउंट को बनाया गया। नेक्स्ट डेबिट अमाउंट, हमको पता है एक अमाउंट डेबिट होता है तो डेबिट वाला अमाउंट यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, जो अमाउंट क्रेडिट होता है उसको आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। सो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट है रिलेटेड टू जर्नल एंट्री। अभी जैसे मैंने आपको बताया कंपाउंड जर्नल के बारे में, तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ ताकि आपको उसमें भी क्लैरिटी हो जाए, कोई डाउट ना बचे, ठीक है। सो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कंपाउंड जर्नल से रिलेटेड, आई होप बुक में हो अवेलेबल। हाँ, सो देखिए क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन समझिएगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश प्लांट एंड स्टॉक। कैश लेके आए हम बिजनेस में, कैश कितना लेके आए, 50,000 रुपये। प्लांट लेके आए हैं हम बिजनेस में, कितना, 24,000 का। एंड नेक्स्ट हम लेके आए हैं स्टॉक, स्टॉक कितने का लेके आए हैं, 4,000 का, ठीक है। सो 50,000 प्लस 24,000 प्लस 4,000। मैंने आपको क्या बताया था, कैपिटल जो है, हम बिजनेस स्टार्ट करते समय कैश प्लांट और स्टॉक लेके आए, ये सारी चीज़ें हमारी कैपिटल कहलाएंगी। कैपिटल सिर्फ कैश में नहीं, एसेट्स में भी आया जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको बताइए ये सब क्या है, ये सारे एसेट्स है। एसेट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, किसके थ्रू लाए हम, कैपिटल के फॉर्म पे लाए। कैपिटल क्या है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है जो कि पर्सनल अकाउंट को शो करता है ना। सो ये जो है ये हमारे गिवर कहलाएंगे। सो हमारा जो भी कैपिटल किसके नाम पे रहता है, कैपिटल हमारे मिस्टर ए मिस्टर बी जिसका भी बिजनेस है उसके नाम पे रहेगा। सो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, मैं यहाँ पे एंट्री कर रही हूँ कैश अकाउंट डेबिटेड, प्लांट अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट करके हम एंट्री करते हैं। और यहाँ पे कैश के सामने आप कैश का अमाउंट लिखेंगे, जितना कैश लेके आए, प्लांट जितना लेके आए वो यहाँ लिखेंगे, स्टॉक जितना लेके आए वो यहाँ लिखेंगे, और इन टोटल सबका अमाउंट मिला के 78,000 रुपीज़ हमारा कैपिटल था, ये ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये थी हमारी कंपाउंड जर्नल, जहाँ पे हम हमारा डेबिट साइड मोर देन 1 एंट्री था और सिंगल एंट्री था ऑन द क्रेडिट साइड। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है हमारी सब्सिडरी बुक्स। जर्नल तो समझ लिया हमने कि जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन समझिएगा कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हमारे पास हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो ही ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, हज़ारों लाखों ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं एक ही साल के अंदर। सो ये सब एक जर्नल में बनाना, सबको ढूंढना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इन दैट केस कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए सब्सिडरी बुक्स बनाया जाता है। अब ये सब्सिडरी बुक्स क्या है, तो ये जो जर्नल हमने बनाना सीखा वो जर्नल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट होता है सब्सिडरी बुक्स का, दूसरा होता है जर्नल प्रॉपर का। जो भी चीज़ सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती वो सारी हमारी जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड कर ली जाती है, ठीक है। सो सब्सिडरी बुक्स क्या है, सब्सिडरी बुक्स के अंदर सबसे फर्स्ट बुक आती है कैश बुक, जहाँ पे सारे के सारे कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जर्नल मतलब
जो हमने नॉर्मल जर्नल अभी तक सीखा है उसमें हम क्या करते थे, पहले सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लेते थे, लेकिन उससे क्या हुआ करता था, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो जाते थे, ट्रांजेक्शन्स ढूंढना, सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। इसलिए क्या प्रेफर किया गया कि वो जर्नल को हमने डिवाइड कर दिया सब्सिडरी बुक्स में। अब उस जर्नल को ना बना के हम ये डायरेक्ट सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, जिसमें हम सबसे फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग करते हैं। सब्सिडरी बुक में सबसे पहले बन रहा है कैश बुक, जिसमें आप सारे कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम बनाते हैं परचेज डे बुक, यहाँ पे सारे क्रेडिट परचेस रिकॉर्ड करते हैं। सो कैश परचेसेस कहाँ जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, कैश परचेसेस मतलब कैश का ट्रांजेक्शन हुआ है, और कैश का ट्रांजेक्शन तो हम पहले ही कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए कहीं और रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। सो कैश बुक में वो चीज़ आ गई, इसलिए परचेस बुक में नहीं रिकॉर्ड की जाती। परचेस बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेस वाली चीज़ रिकॉर्ड की जाएगी। और गुड्स का, मशीनरी खरीदा है जो कि हम एज यूज करने वाले हैं गुड्स बनाने के लिए, क्या उसको परचेज डे बुक में लिखा जाएगा? आंसर इज नो, उसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, वो हमारा गुड्स नहीं है। गुड्स मतलब जो चीज़ आप आगे सेल करने वाले हैं, जो नॉर्मल ट्रेडिंग पर्पस के लिए आप खरीद रहे हैं, वो चीज़ परचेज डे बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। सेल्स डे बुक मतलब जहाँ पे आपने क्रेडिट सेल्स किया ऑफ गुड्स, वो रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश सेल्स किया है तो वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट आते हैं परचेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक। ये क्या है? परचेस रिटर्न मतलब देखिए, मिस्टर ए है, मिस्टर ए के बिजनेस से मिस्टर सी ने गुड्स खरीदा था, मिस्टर सी को गुड्स पसंद नहीं आए तो उन्होंने वो गुड्स वापस कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? परचेस रिटर्न। इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। सॉरी हम ले रहे हैं किसका एग्जाम्पल? मिस्टर सी का बिजनेस ले लेते हैं, ठीक है। मिस्टर ए कौन है? मिस्टर ए कस्टमर है। मिस्टर सी से मिस्टर ए ने गुड्स, हमने मिस्टर सी ने खरीदा था मिस्टर ए से गुड्स, खरीदने के बाद हमको पता चला कि गुड अच्छा नहीं है तो हमने वो गुड्स वापस कर दिए। तो हमने क्या किया? हमने जो परचेस किया था उसको हमने रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न कर दिया, या फिर आप बोल सकते हैं इसको रिटर्न आउटवर्ड। मिस्टर सी ने अपने बिजनेस में वो प्रोडक्ट यूज ना करके उसको क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया वापस आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब बाहर बेचना, ऐसा रिटर्न जो कि आपने बाहर भेजा है, तो उसको हम बोलते हैं परचेस रिटर्न, ठीक है। सो सारे परचेस रिटर्न को आप परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर सेल्स रिटर्न हुआ है, मतलब आपने किसी और को बेचा था और उसने वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक में सारे बिल्स रिसीवेबल रिकॉर्ड होंगे जो कि आपने एक्सेप्ट किए हैं फ्रॉम कस्टमर। मिस्टर सी का बिजनेस है, मिस्टर ए सामान खरीद के गए, है ना। सो मिस्टर ए ने अभी पेमेंट नहीं किया, उन्होंने क्या किया? एक बिल दे दिया हमें। ये बिल में लिखा था कि मिस्टर ए जो है वो 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। इन दैट केस ये बिल जो है कस्टमर ने एक्सेप्ट किया होगा, ठीक है। किसने बनाया होगा? मिस्टर सी जो कि सेलर है वो बनाता है बिल, और एक्सेप्ट किसने किया? मिस्टर ए ने। पूरा इन डिटेल बिल ऑफ एक्सचेंज जब पढ़ेंगे ना तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अभी ऊपर से जान लीजिए कि ऐसा बिल जिसमें लिखा है कि मिस्टर ए पेमेंट करेगा हमको 3 महीने बाद, ये बिल्स रिसीवेबल होता है। मिस्टर सी को मिला है क्योंकि मिस्टर सी को पेमेंट मिलने वाली है, इसलिए उसके लिए बिल्स रिसीवेबल है। अगर मिस्टर सी को पेमेंट करनी होती तो ये उसके लिए बिल्स पेबल होता, ठीक है। सो बिल्स पेबल बुक बनती है जहाँ पे आपको बिल्स पेबल आप रिकॉर्ड करते हैं सारे जो भी आपने बिल्स पेबल किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैश बुक। हमने देखा है यहाँ पे, हम ये सारी बुक्स को देखने वाले हैं इन डिटेल। अब समझिएगा जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, मशीनरी हमने खरीदा है, यहाँ रिकॉर्ड होगा। डेप्रिसिएशन लगाया मशीनरी में, यहाँ रिकॉर्ड होगा। ओपनिंग एंट्री पास करनी है, यहाँ रिकॉर्ड होगा। क्लोजिंग एंट्री पास करनी है, हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो कि बची कुची चीज़ें हैं वो सब हमारी किस में जाती हैं? जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैश बुक। कैश बुक में हम कैश बुक को नॉर्मली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 टाइप से कैश बुक बनाई जा सकती है। पहला होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरा होता है डबल कॉलम कैश बुक, तीसरा होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब वहाँ पे सिर्फ एक अमाउंट का कॉलम होता है जिसमें आप सिर्फ कैश रिकॉर्ड करते हैं। डबल कॉलम मतलब 2 अमाउंट होगा, कैश के साथ बैंक का भी कॉलम होगा वहाँ पे अमाउंट का, जैसे कि कैश और डिस्काउंट भी हो सकता है, कैश बैंक भी हो सकता है, बैंक डिस्काउंट भी हो सकता है। सो ये 2 कॉलम्स वहाँ पे होंगे। ट्रिपल कॉलम कैश बुक मतलब 3 कॉलम्स होंगे, कैश, डिस्काउंट और बैंक। इसके अलावा एक पेटी कैश बुक भी बनती है जहाँ पे छोटे मोटे कैश के ट्रांजेक्शन्स, जैसे रोज़मर्रा के जैसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, टी, कॉफ़ी, ये सब जो एम्प्लॉयज़ को चाहिए होती है, उन सब के ट्रांजेक्शन्स उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, बहुत छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स। बाकी जो भी बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स है वो सब इस कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब हम फॉर्मेट देखने वाले हैं कि सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम एक्चुअल में दिखता कैसा है। सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक में देखिए सबसे पहले तो आप वहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखते थे, डेबिट क्रेडिट तो लिखोगे ही, साथ साथ ऊपर में क्या लिखोगे? रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, LF,
कैश। ये क्या है, हमारा जर्नल का पार्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, LF, दैट इज लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में जो भी नंबर आप डालेंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। सो सबसे पहले रिसीट, मतलब जो भी चीज़ आपको, जो भी कैश रिसीव होगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, जो भी कैश का पेमेंट आप करेंगे वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब डबल कॉलम कैश बुक देखें तो यहाँ पे हमने कैश और डिस्काउंट अलाउड का लिया, आप नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ बैंक और डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैश और बैंक भी लिख सकते हैं, जिस हिसाब के आपके ट्रांजेक्शन है उस हिसाब से बनती है बुक, ठीक है। सो डेट पर्टिकुलर्स LF कैश डिस्काउंट अलाउड, डेट पर्टिकुलर्स LF कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड यहाँ रिकॉर्ड होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ रिकॉर्ड होगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक देखो, सो ट्रिपल कॉलम में कैश भी होगा, बैंक भी होगा, डिस्काउंट अलाउड भी होगा, दोनों साइड ये चीज़ रिकॉर्ड की जाती है, रिसीट साइड भी और पेमेंट साइड। रिसीट मतलब जो आपको रिसीव होना है वाला है वो इधर रिकॉर्ड करो, जो भी आपको पेमेंट करनी है वो उधर रिकॉर्ड करो, ठीक है। सो आई होप क्लियर हुआ हो। अब बताइए कि जो कैश बुक है वो जर्नल है कि लेजर है, तो ध्यान दीजिएगा हमारी जो कैश बुक है वो जर्नल भी है और लेजर भी है। जर्नल कब है, लेजर कब है, वो समझिएगा। कैश बुक क्या है, कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है, ठीक है। सब्सिडरी बुक किसका टाइप है, जर्नल का। जर्नल हम दो तरीके से बना सकते हैं, नॉर्मल जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स के फॉर्म पे। सो हम बोल सकते हैं कैश बुक जो है वो जर्नल है, क्योंकि ओरिजिनली जर्नल में ना रिकॉर्ड करके हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो ओरिजिनल एंट्री कहाँ रिकॉर्ड हो रही है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो रही है। इन दैट केस वी कैन से दैट कैश बुक इज अ जर्नल। सिमिलरली कैश बुक इज ऑल्सो अ लेजर। लेजर कैसे है तो समझिएगा, जो लेजर के हम अकाउंट्स बनाते हैं नॉर्मली उसी फॉर्मेट में हमारा कैश बुक भी बन रहा है। तो ये जो आप फॉर्मेट देखा है हमने, सिंगल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, डबल कॉलम, सो ये जो फॉर्मेट है सेम एज दैट ऑफ लेजर। लेजर के जैसा ही फॉर्मेट बनता है, सारी चीज़ें एज लेजर की तरह ही रिकॉर्ड होती हैं। लेजर में जैसे अकाउंट बना के रिकॉर्ड करते हैं सेम उसी तरीके से रिकॉर्ड होती हैं, इसीलिए इसको हम लेजर भी बोलते हैं, ठीक है। सो हमारी जो कैश बुक है वो जर्नल भी है और लेजर भी है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शंस। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शंस मतलब ऐसे ट्रांजेक्शंस जिसमें कैश और बैंक दोनों अकाउंट्स इन्वॉल्व है। एग्जांपल समझिएगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सो हमने क्या किया, कैश निकाल के बैंक में डाला, तो बैंक इंक्रीज हो रहा है, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश करके रिकॉर्डिंग होगी। सो यहाँ पे कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, बैंक और कैश, दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। दोनों कौन से हैं, जो कि हम वो कैश बुक बनाते हैं उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे अकाउंट से। नेक्स्ट कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। सो अब क्या एंट्री होगी, जस्ट अपोजिट, दैट इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो जब भी ऐसे कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शंस दैट इज कैश और बैंक के ट्रांजेक्शंस होते हैं उस समय हम क्या करते हैं, उस समय उसको हम कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन बोलते हैं, और कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन को हम नॉर्मली C से डिनोट करते हैं। सो इलस्ट्रेशन समझते हैं हम इससे रिलेटेड। फॉर द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस, नॉर्मली इसमें कैश और बैंक ट्रांजेक्शंस और डिस्काउंट का कुछ अमाउंट है। सो हम यहाँ पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक देखने वाले हैं। सो मिस्टर अभिषेक की ये बुक्स है, उसमें आपको सारे ट्रांजेक्शंस दिए हुए। फर्स्ट है जनवरी 1, जहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस है 3800 एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस है 2700। सबसे पहले बताओ कैश क्या है, कैश हमारा एसेट है। बैंक क्या है, बैंक भी हमारा एसेट है, एसेट की तरह ही उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। बैंक और कैश एसेट है, इन दैट केस उनका अगर इंक्रीज होता है तो उनका बैलेंस कौन सा रहता है, डेबिट। मतलब नॉर्मली कैश और बैंक का बैलेंस क्या रहता है, डेबिट बैलेंस रहता है। इन दैट केस जब भी ओपनिंग होगा, सो ओपनिंग के टाइम पे आप क्या लिखेंगे, ओपनिंग के टाइम लिखेंगे हम डेबिट साइड पे। सो ये होती है हमारी डेबिट साइड, ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले डेट दिया हुआ है जनवरी 1, मैं थोड़ा सा इसको और लाइट कर लेती हूँ। सो जनवरी 1 वी हैव, एंड क्या हमारे पास ट्रांजेक्शन है अगर देखें हम, सो ओपनिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है ऑफ 3800, बैंक दिया हुआ है ऑफ 27500, ठीक है। सो नॉर्मली ये हम ऐसा रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम जनवरी 4 पे, जहाँ पे हमने पेमेंट की। देखिए ये रिसीट साइड है, मतलब जो भी रिसीव होगा वो इधर रिकॉर्ड करना है, जो भी पेमेंट होगा वो इधर रिकॉर्ड करना है। तो वेजेस हमने पे किया है तो इस साइड रिकॉर्ड होगा। Jan 4 हमने पे किया है वेजेस पेड। कितना अमाउंट पे किया हमने, 1500। कैश से पे किया है कि बैंक से,
हमने पे किया है थ्रू कैश, कैश से पे किया है तो कैश साइड आप 1500 लिख दीजिए। नेक्स्ट बोल रहा है जनवरी 5 को रिसीव हुआ है आपको चेक 19,800 का फ्रॉम KBK एंटरप्राइजेस आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 200। हमको चेक रिसीव हुआ है 19,800 का, उस पर डिस्काउंट कितना अलाउ किया हमने 200। सो डिस्काउंट अलाउड बोल रहा है और हमको रिसीव हुआ है तो हम रिसीट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कब की डेट है? जनवरी 5 का रिकॉर्डिंग है हमारे पास। क्या बोल रहा है? चेक रिसीव हुआ है, चेक रिसीव्ड। कितना अमाउंट हमको रिसीव हुआ है चेक का? सो ये बैंक साइड में रिकॉर्ड होगा क्योंकि हम बैंक में डालने वाले हैं। डिस्काउंट अलाउड 200 का हमको डिस्काउंट मिला है। नेक्स्ट बोल रहा है जनवरी 7 को हमने पेमेंट किया है कंसल्टेंसी चार्जेस का चेक के थ्रू 7,500। सो जनवरी 7 कंसल्टेंसी चार्जेस का हमने पेमेंट किया है। कितना पेमेंट किया है? 7,500। किसके थ्रू पेमेंट किया? चेक के थ्रू, मतलब बैंक में रिकॉर्ड होगा 7,500। नेक्स्ट आते हैं जनवरी 10 को कैश विड्रॉ किया हमने 2,500 फ्रॉम बैंक, तो ये हो गई कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। क्या एंट्री होगी? कैश विड्रॉ किया तो कैश इंक्रीज हुआ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ठीक है। सो अब बताइए किस साइड क्या रिकॉर्ड होगा। सो अगर देखा जाए तो टू बैंक बोला गया है। टू बैंक मतलब आप यहाँ पे किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे बैंक को और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे आप कैश को। एंट्री कब की है? जनवरी 10 की। ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे, नॉर्मली हम इस साइड 2 लिखते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हम 2 ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे आप जब लेजर्स बनाते हैं तब का मैं बता रही हूँ, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी जब लेजर्स बनाएंगे। सो नॉर्मली आप ऐसा भी लिखें या नॉर्मल लिखें, दोनों ही सही है, दोनों तरीके से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। अमाउंट कितना है? 2,500। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? बैंक लिखा है तो अमाउंट किसके सामने डालोगे? कैश के सामने। यहाँ क्या लिखा है? कैश लिखा है तो अमाउंट किसके सामने डालोगे? बैंक के सामने। कितना अमाउंट? 2,500। कौन सी ट्रांजेक्शन है? कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। आप इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे अलग से सी लिख के। ठीक है। सो सी लिख के यहाँ पे आपको दोनों जगह क्या बताना पड़ेगा कि ये हमारी एक कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हुई है। नेक्स्ट आते हैं जनवरी 12 की ट्रांजेक्शन। देखिए क्या बोल रहा है? चेक रिसीव हुआ है 4,500 का फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के अकाउंट का फुल सेटलमेंट के लिए हमको चेक रिसीव हुआ है। ठीक है। एंड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक। उसी दिन हमने उसको क्या किया? बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया। सो होंगे कोई एक्स हमारे डेटर, उनका अमाउंट हमको रिसीव हुआ है जनवरी 12 में। तो जनवरी 12 अमाउंट रिसीव हो रहा है हमको। ठीक है। किससे रिसीव हो रहा है? मिस्टर एक्स से। कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है? 4,500 रुपीज़ हमको रिसीव हुआ है और हमने उनको 10% डिस्काउंट दिया है इसके ऊपर। तो कैसे कैलकुलेट होगा? 4,500 हमारा 90% है तो 90 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका आ जाएगा 500 रुपीज़ का हमने उसको डिस्काउंट दिया है। ठीक है। लास्ट एंट्री बोल रहा है जनवरी 15 को जो एक्स से हमें चेक हमको रिटर्न करना पड़ा, डिसऑनर हो गया क्योंकि बैंक से हमको चेक रिसीव हुआ था, अब चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया जनवरी 15 को। सो जनवरी 15 को हम रिकॉर्ड करेंगे मिस्टर एक्स क्या हुआ है? चेक विड्रॉ हो गया है। ठीक है। अमाउंट कितना था चेक का? 4,500। और देखिए अब चेक हमारा वापस चला गया तो क्या हम उसको डिस्काउंट देंगे? आंसर इज नो, हम डिस्काउंट को वापस ले लेंगे। तो इसको आप डिस्काउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में डाल दीजिए। ठीक है। लास्ट आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमने सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी। ओपनिंग बैलेंस डाला था, अब एट लास्ट हम क्या लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। सो बाय क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? तो आपको क्या करना है? इधर साइड का टोटल कीजिए। यह है हमारा 6,300, इसको टोटल करें तो यह है हमारा 51,800, ये है हमारा 700। ठीक है। नेक्स्ट इधर साइड का टोटल करें तो इधर 1,500 बस है। टोटल करने के लिए यहाँ पे कितना कम है? 4,800 यहाँ ऐड कर देंगे तो ये आपका टोटल मैच कर जाएगा 6,300। नेक्स्ट बैंक का कॉलम मैच करने के लिए 37,300 हमने ऐड किया, 51,800 ये भी मैच हो गया। ध्यान दीजिएगा डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम को हम मैच नहीं करते, वहाँ सेम क्लोजिंग बैलेंस को मैच करने के लिए हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस में कुछ नहीं आएगा, यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड 500 था और डिस्काउंट अलाउ हमने 700 किया, यही दो चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। ठीक है। सो आई होप क्लियर हुआ आपको कि किस तरीके से हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। सिमिलरली सेम वे में हम कैश अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं जैसे हमने कैश बुक प्रिपेयर किया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हम अब सबका फॉर्मेट देखने वाले हैं। सब्सिडरी बुक्स में हमने कैश बुक का फॉर्मेट देख लिया, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल कर लिया।
अब बाकी बुक्स का हम सिर्फ फॉर्मेट देखेंगे। क्वेश्चंस आपको खुद से करना है क्योंकि ये हमारा एक रिविजन लेक्चर है। जो मेन टॉपिक है उसके बस एग्जाम्पल्स मैं आपको करा रही हूँ, बाकी सारे एग्जाम्पल्स आपको खुद से करने हैं, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट कैसे होगा, इन द बुक्स ऑफ करके आप इसको स्टार्ट करेंगे। परचेज डे बुक है हमारी, कैसे बनती है, डेट लिखा जाता है, नेम ऑफ सप्लायर एंड डिटेल्स ऑफ गुड्स, इनवॉइस रेफरेंस, लेजर फोलियो, अमाउंट एंड कुछ रिमार्क्स है तो वो आप डालेंगे, ठीक है। जिस भी सप्लायर से आपने खरीदा है वो लिखो, डिटेल्स ऑफ गुड्स, कौन से गुड्स खरीदे, किस रेट में खरीदे हैं वो चीज़ यहाँ लिखी जाएगी, और इन टोटल अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। और कौन से गुड्स आएंगे यहाँ पे, जो गुड्स आपने क्रेडिट में खरीदे। ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ आपने कैश में खरीदी होगी वो कहाँ जाएगा, कैश बुक में। सिमिलर वे में सेल्स बुक हमारे पास आती है, सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक कैसे बनती है, तो डेट आता है यहाँ पे, पर्टिकुलर्स में पूरा आप किससे आपने खरीदा, कितने रेट पे, सॉरी किसको आपने बेचा, उसका नाम, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे, और अमाउंट लिखेंगे, इनवॉइस रेफरेंस, लेजर फोलियो नंबर एंड रिमार्क्स अगर कुछ है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम रिटर्न इनवर्ड बुक पे, या फिर उसको आप सेल्स रिटर्न बुक भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, जो भी आउटवर्ड इनवॉइस आपने दी है वो आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट्स और रिमार्क्स सेम है, बस यहाँ पे आउटवर्ड इनवॉइस आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड, दैट इज परचेस रिटर्न, तो जितना भी परचेस रिटर्न आपने किया है उसके लिए डेबिट नोट यहाँ लिखेंगे, वहाँ आउटवर्ड इनवॉइस था, यहाँ डेबिट नोट आएगा, LF, डिटेल्स, अमाउंट एंड रिमार्क्स, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा ये पूरा बनता है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से हम ये सारी रिकॉर्डिंग करेंगे। डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट मतलब ऐसी नोट जो कि आप दे रहे हैं जो गुड्स आपने रिटर्न किए हैं उनके लिए, ठीक है। जिसने रिटर्न किए वो क्या देता है, डेबिट नोट, जिसको रिसीव हुए हैं गुड्स वो क्या देगा, वो देगा क्रेडिट नोट, ठीक है। सो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर ए हैं हमारे सप्लायर, मिस्टर बी हमारे कस्टमर हैं, ठीक है। कस्टमर ने जब गुड्स रिटर्न किए होंगे तो वो क्या देगा, डेबिट नोट, और जब हमारे पास ये गुड्स रिसीव हुए तो हम क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट, ठीक है। सो इस तरीके से ये सारी ट्रांजेक्शन, आई होप क्लियर हुआ हो आपको। नेक्स्ट आते हैं हम, इसके बाद आती है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक मतलब हमारे को जो भी बिल्स रिसीव होने वाले हैं, जो भी पेमेंट हमको मिलने वाला है वो बिल्स रिसीवेबल बुक में लिखाएगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ बिल्स, डेट ऑफ रिसीट ऑफ बिल, किससे रिसीव होने वाला है, रिसीवर कौन है, ड्रॉअर कौन है, एक्सेप्टर कौन है, बिल कब का है, ड्यू डेट कब है, लेजर फोलियो, अमाउंट ऑफ बिल, और कैसे डिस्पोज ऑफ होने वाला है बिल। ये सारी ट्रांजेक्शन्स की डिटेल यहाँ पे लिखी जाती है। अब ये सब क्या है वो पूरा तो बिल ऑफ एक्सचेंज जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको क्लैरिटी आएगी। सो सिर्फ नाम ध्यान रखिए, नंबर ऑफ बिल्स, बिल्स पेबल के लिए, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, किसको दिया गया, कौन ड्रॉअर है, कौन पेई है, किसको कहाँ पे पेबल है, डेट क्या है बिल का, टर्म बताइए, ड्यू डेट बताइए, LF बताइए और अमाउंट ऑफ बिल बताइए, ठीक है। सो ये था बिल्स पेबल बुक का हमारा फॉर्मेट। सो इसके साथ हमारा पूरा जर्नल कंप्लीट होता है, साथ में हमने सब्सिडरी बुक्स को समझ लिया। अब हम आते हैं लेजर अकाउंट्स पे। लेजर अकाउंट्स ध्यान से समझिएगा, हमने अभी तक क्या देखा, हमने जर्नल देखा है कि जर्नल कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब आ रहे हैं हम लेजर अकाउंट्स में। द बुक विच कंटेन्स अकाउंट्स इज नोन एज द लेजर। जहाँ पे हम अकाउंट्स बनाते हैं, मेनली हम जब जर्नल बनाते हैं तो जर्नल में तो हम एंट्रीज पास करते हैं। कैसे एंट्रीज पास करते हैं, मशीनरी अकाउंट टू कैश, है ना। सो यहाँ पे हमने अकाउंट लिखा जरूर है पर यहाँ पे अकाउंट बनते हैं क्या, आंसर इज 2। यहाँ तो एंट्री पास होती है। तो इन पर्टिकुलर अकाउंट्स को बनाया कहाँ जाता है, ये सारे अकाउंट्स बनते हैं आपके लेजर्स के अंदर, ठीक है। इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस emerges only from the accounts. The ledger is also called as principal book. लेजर को हम प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं क्योंकि इसी के थ्रू, अब यही हमारा देखिए जर्नल का काम होता है सारी एंट्रीज को लेजर तक पहुंचाना। लेजर आगे का काम पूरा लेजर संभालता है, मतलब लेजर के आगे की जो भी चीज आपको बनानी है विद द हेल्प ऑफ लेजर वो सारी चीजें बनेंगी, ठीक है। सो लेजर को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल बुक बोला जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ ऑल बिजनेस, सारे बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट बुक, इसीलिए इसको हम किंग ऑफ ऑल बुक्स भी बोलते हैं। सो 2 नाम हमको पता चल गया इसके, प्रिंसिपल बुक, किंग ऑफ ऑल बुक, और एक और चीज इसको बोला जाता है बुक ऑफ फाइनल एंट्री। आई होप क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट आते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग मतलब जब भी आप ट्रांजेक्शन्स को जर्नल से उठा के लेजर में डालते हैं तो उसको हम लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। नॉर्मली लेजर अकाउंट इस तरीके से दिखता है जहाँ पे आप डेट, पर्टिकुलर्स,
जर्नल फोलियो, देखिए लेजर में हम क्या रिकॉर्ड करते थे, लेजर फोलियो मतलब कौन से नंबर पे आपने लेजर पे बनाया है। और सिमिलरली लेजर जर्नल में आप क्या लिखेंगे, हाँ जर्नल में हम क्या लिखेंगे कि जर्नल में हम लेजर लिखते हैं कि कौन से नंबर पे आपने लेजर बनाया है, लेजर में हम लिखेंगे कौन से नंबर पे आपने जर्नल बनाया है, ठीक है। सो डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, इधर साइड डेबिट अमाउंट्स, इधर क्रेडिट अमाउंट्स, ठीक है। सो इस तरीके से बनता है। लेजर अकाउंट की जगह यहाँ जो भी अकाउंट है, जैसे कि मशीनरी अकाउंट है तो वो रिकॉर्ड कर लीजिए, लैंड है तो वो रिकॉर्ड कर लीजिए, हमारे स्टॉक है तो वो रिकॉर्ड कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारे अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। रूल्स फॉर राइटिंग अप अकाउंट्स, ध्यान दीजिएगा रूल्स इसके क्या हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसेट की। तो एसेट के लिए डेबिट साइड में कब रिकॉर्ड किया, कोई भी एसेट का अकाउंट बना रहे हैं आप, ठीक है, कोई भी एसेट का, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब की बात की जा रही है। तो डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, तो जो भी इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट परचेस किया आपने, वो सारी चीजें आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जो भी एसेट डिक्रीज हुआ, मतलब आपने एसेट बेच दिया, तो वो सारी चीजें आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। सिमिलरली लाइबिलिटीज का देखें तो लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना, लाइबिलिटीज कम होंगी तो आप उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज होंगे देन विल रिकॉर्ड इट इन डेबिट साइड, इफ दे आर डिक्रीजिंग इन दैट केस विल रिकॉर्ड इट इन credit side. Similarly, for incomes and gains will have same treatment as that of liabilities. Increase will be treated under credit and decrease will be treated under debit. I hope clear हुआ हो। नेक्स्ट देखिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के बारे में बताया गया है। सो डेबिट साइड को बोला जाता है डेस्टिनेशन, जहां पे इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचता है, और क्रेडिट साइड्स को हम सोर्स बोलते हैं जहां से एक्चुअल में बेनिफिट्स आते हैं, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये चीजें हमने पहले ही सीख रखी है अपने अप्रोच के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट क्या बोल रहा है ये समझिएगा। सो इस नोट को समझने से पहले मेरे को आपको लेजर अकाउंट्स बनाना बताना पड़ेगा, ठीक है। सो ये अकाउंट बनाना हमने जो एग्जाम्पल देखा है स्टार्टिंग में फर्स्ट जर्नल वाला, वो वाले एग्जाम्पल के थ्रू हम ये देखेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1। इसकी एंट्रीज को मैंने पास कर दी है, जैसा एंट्रीज मैंने आपको समझाया था, और एंट्रीज का अमाउंट भी मैंने डाल दिया। तो ये सारे अमाउंट्स मैंने लिए हैं हर एक एंट्रीज के लिए। आप खुद से भी एंट्रीज पास कर सकते हैं, ऐसा पूरा मैंने बना लिया है। अब देखिए हमको क्या सीखना है, लेजर सीखना है। तो हम सीखेंगे कि कैसे जर्नल एंट्रीज को यूज करके हम लेजर्स बनाते हैं। सो नॉर्मली यहाँ पे मैं 2 लेजर्स बना के आपको दिखाऊंगी, कैश का और परचेस का, ठीक है। सो हम कैश अकाउंट और परचेस अकाउंट यहाँ पे बनाने वाले हैं। आज दोनों में थोड़ी ज़्यादा एंट्रीज है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने वो दोनों अकाउंट को लिया है। कैश अकाउंट देखा जाए, सो कैश में फर्स्ट एंट्री क्या आ रही है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। सो रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे कैश अकाउंट में। ध्यान दीजिएगा, इधर हम 2 वाली एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, इधर हम बाय वाली एंट्रीज, मतलब जिन पे 2 लिखा है वो इधर रिकॉर्ड होंगे, जो कि डेबिट साइड में है वो बाय करके रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। सो ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। सो ये कैश अकाउंट तो है ही खुद, सो यहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारा 10 लाख रुपीज़। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लूँ, अमाउंट है हमारा 10 लाख रुपीज़, ठीक है। टू कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपीज़ हमने रिकॉर्ड किया। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, यहाँ पे भी कैश इन्वॉल्व है। कैश इन्वॉल्व है, क्या है, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो रिकॉर्डिंग कैसे होगी, बाय परचेस। हम कैश को तो नहीं लिख सकते क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, परचेस को। परचेस डेबिट साइड है इसलिए क्या रिकॉर्ड होगा, बाय परचेस। अमाउंट कितना है, अमाउंट देखिए दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़। सो 2 लाख रुपीज़ हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके बाद कैश कहाँ है, नेक्स्ट ही ट्रांजेक्शन में कैश है, कैश टू सेल्स। तो 2 सेल्स है, सो इस साइड आएगा 2 सेल्स। अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको, 1,50,000। ध्यान दीजिएगा, आप इस तरीके से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं डायरेक्टली जर्नल से देख के, या फिर बिना जर्नल के भी रिकॉर्ड हो सकता है। कैसे रिकॉर्ड होगा, कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट क्या है, एसेट वाला अकाउंट है। एसेट में जब डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, जब भी कैश इंक्रीज होगा, और जब भी कैश डिक्रीज होगा हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सो बाय परचेस, परचेस करने से कैश गया हमारे पास से, इसलिए हमने यहाँ रिकॉर्ड किया कैपिटल से पैसे आए, सेल से पैसे आए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सैलरी पेमेंट की है कैश में, तो हमारे पास से पैसे गए, सो किधर रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड, बाय सैलरीज। अमाउंट देखें अगर, तो अमाउंट है हमारा 20,000 रुपीज़,
नेक्स्ट बोल रहा है हमारे पास पैसे आए हैं इंटरेस्ट के फॉर्म पे। सो पैसे आए हैं तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करो, टू इंटरेस्ट, अमाउंट कितना है 50,000। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद बस इतने एंट्रीज हैं, एफ जी में हमारा नहीं है, है ना। सो ये एंट्रीज थे। अब बताइए इधर का टोटल कितना है। सो अगर हम टोटल करें 10 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 50,000 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे तो टोटल 12 लाख रुपीज है, लेकिन यहाँ का टोटल देखिए, यहाँ कितना टोटल है 2,20,000, है ना। सो हमारे पास 12 लाख है मेन टोटल और 2,20,000 हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है। किस साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट इज मोर देन क्रेडिट। इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, इस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, ठीक है। और हमको यहाँ पे बैलेंस ऐड करना पड़ेगा, क्या बोल के ऐड करेंगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। जितना भी बैलेंस बचा हम उसको क्या करते हैं, कैरीड डाउन करते हैं। कितना आएगा 9,80,000 रुपीज, दैट इज बचे हुए अमाउंट यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपका ये पूरा टैली कर जाएगा 12 लाख रुपीज से। आई होप क्लियर हुआ हो किस तरीके से बैलेंसेस लिखते हैं। सिमिलर वे में आप परचेस अकाउंट देखते हैं। सो परचेस में क्या हुआ, देखिए हमने परचेस किया है, कितने में परचेस किया है, 2 लाख रुपीज का हमने परचेस किया है ना। सो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ देखिए बाय परचेस लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे हम, टू कैश, परचेज इंक्रीज हुआ है 2 लाख रुपीज से। नेक्स्ट देखें, अगर हम नेक्स्ट हमने क्या किया है, तो नेक्स्ट मिस्टर वाई से हमने परचेस किया है क्रेडिट में। सो अब हम यहाँ लिखेंगे टू मिस्टर वाई, अमाउंट कितना है, सो अमाउंट अगर हम देखें तो अमाउंट है हमारे पास 3 लाख रुपीज। सो अब रिकॉर्ड होगा यहाँ 3 लाख। इन टोटल देखा जाए तो टोटल कितना अमाउंट हो रहा है 5 लाख रुपीज, पर यहाँ पे कुछ अमाउंट है क्या, नहीं है। इन दैट केस यहाँ पे क्या करना होगा हमको, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन हम अभी लिखते हैं, आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ पे। बाय बैलेंस कैरीड डाउन हम लिखेंगे कितना, 5 लाख रुपीज, ठीक है। अब आते हैं हम नीचे। सो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने लेजर अकाउंट्स बनाना समझ लिया। अब उसके लिए ये समझिएगा, बैलेंस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी भी पर्सन का अकाउंट या रियल अकाउंट में जो भी बैलेंस है, बैलेंस कैसे निकलेगा मैंने अभी आपको बता दिया, उसको आप कैरी डाउन करेंगे टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड एज दे रिप्रेजेंट रिसोर्सेज। ये हमारे रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हमारी ऑब्लिगेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम कैरी डाउन करेंगे फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, जैसे हमने कैश को किया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होंगे, उनका जो भी बैलेंस होगा उसको आप कैरी डाउन नहीं करेंगे। उसको कहाँ लेके जाएंगे आप, उसको लेके जाएंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ लेके जाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों लेके जा रहे हैं हम, क्योंकि इनका बैलेंस जो है वो आगे ट्रांसफर नहीं होता, ये रिसोर्सेज नहीं है। सिमिलर वे में जो हमारे परचेस किया हमने, परचेस भी हमारा कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में परचेस, हम जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, मतलब अगर आप खुद से सामान खरीद के आगे बेचते हैं तो आप क्या बनाते हैं, आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, इसका जो बैलेंस, इसके अंदर हम परचेस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो उसके अंदर एज हम परचेस रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम ये जो परचेस है उसको भी हम किसके अंदर लेके जा रहे हैं, P&L अकाउंट। P&L अकाउंट का ही पार्ट माना जाता है ट्रेडिंग अकाउंट को, ठीक है। सो आई होप क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी हमारी, ठीक है। सो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। सो नॉमिनल अकाउंट्स को हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट में लेके जाएंगे। तो हमारा जो वहाँ पे हमने परचेस के लिए बाय बैलेंस कैरीड डाउन लिखा है, क्या वो सही है, आंसर इज नो। वहाँ पे क्या लिखना है हमको, बाय ट्रेडिंग अकाउंट या फिर बाय P&L, ट्रेडिंग एंड P&L भी लिख सकते हैं आप। सो यहाँ से आप इसको हटाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। आई होप क्लियर हुआ किस तरीके से ये रिकॉर्डिंग्स होंगी, ठीक है। सो दोनों चीज़ हमने यहाँ पे समझ ली। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो ये था हमारा लेजर अकाउंट की किस तरीके से हम लेजर बनाते हैं। लेजर के टाइप समझिएगा, लेजर्स के भी टाइप्स होते हैं। लेजर है हमारे पास 2 टाइप का, पहला तो पर्सनल लेजर, दूसरा इम्पर्सनल लेजर। पर्सनल लेजर मतलब क्या, ऐसा लेजर जो पर्सन्स के लिए बनता है वो पर्सनल लेजर, जो पर्सन्स के लिए नहीं बनता वो इम्पर्सनल लेजर। पर्सन में कौन आता है, डेटर और क्रेडिटर, है ना।
हमारे डेटर्स का भी लेजर बनाते हैं, हम हमारे क्रेडिटर्स का भी लेजर बनाते हैं। तो डेटर और क्रेडिटर्स का लेजर यहाँ पे आएगा। डेटर्स मतलब जिनसे हमको पैसे मिलने हैं, और क्रेडिटर मतलब जिनको हमको पैसे देने हैं, ठीक है। वो दोनों का अकाउंट किस में बनता है? पर्सनल लेजर के अंदर। इम्पर्सनल लेजर में सबसे पहले कैश बुक अलग आ जाता है, और जनरल लेजर में नॉमिनल में एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम्स एंड गेन्स रिकॉर्ड होता है। प्राइवेट लेजर में आपके एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। सो ये उसका डिविजन है किसका? लेजर का। आई होप क्लियर हुआ हो। एडवांटेजेस देखिए, हम सब डिविजन लेजर का क्यों करते हैं? उससे हमारा वर्क डिवाइड हो जाता है, हैंडल इजीली कर सकते हैं आप, इन्फॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाएंगी, आप मिस्टेक्स को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, और कंप्यूटेशन भी आपके लिए आसानी से हो जाएगी। और साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जा सकती है, क्योंकि अगर आपने अलग अलग लेजर अलग अलग पर्सन को बनाने के लिए दिया है, सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप फिक्स कर सकते हैं कि किसकी गलती के कारण गलत हुआ है। नेक्स्ट आते हैं अब हम ट्रायल बैलेंस पे। सो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? हमने बना लिया जर्नल के बाद बना लिए लेजर्स, अब लेजर्स के बाद बनाने हैं ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बनेगा? सो ट्रायल बैलेंस जो है फाइनल लिस्ट होती है बैलेंसेस की, टोटल्ड एंड कंबाइंड इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। याद है अभी हमने कैश अकाउंट बनाया और साथ साथ परचेस का अकाउंट बनाया। सो परचेस का अकाउंट जो है उसका बैलेंस क्या था? परचेस का अकाउंट का बैलेंस हमारा क्या था? परचेस अकाउंट का बैलेंस हमारा था डेबिट बैलेंस, और कैश का भी बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस था। तो ट्रायल बैलेंस में जिसका जो बैलेंस वो उधर रिकॉर्ड होगा। कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस तो डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करो, क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड करो। अमाउंट क्या रिकॉर्ड होगा? जितना बैलेंस आपका बचा है वही रिकॉर्ड होगा। तो कैश अकाउंट में जितना भी बैलेंस हमारा बचा था ऊपर के क्वेश्चन में, वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। परचेसेस का जितना भी बैलेंस होगा वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप रिकॉर्ड करते हैं, और एट लास्ट हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट कॉलम टैली करता है, ठीक है। सो ये रिकॉर्डिंग होती है, उसकी लिस्ट बनाई जाती है बैलेंसेस की, जो कि आपने लेजर में बैलेंसेस निकाले उनका हम लिस्ट बनाते हैं और उसको हम कंबाइन करके शो करते हैं, उसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है। ट्रायल बैलेंस बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है, लेकिन हम जो फाइनेंशियल अकाउंट दैट इज P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं उसके लिए बहुत हेल्प करता है आपको। फीचर्स क्या है? तो लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस यहाँ पे बनता है। पर्पस ये होता है ताकि हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी फाइंड आउट कर सकें। अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा है, इन दैट केस समझ जाओ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। इट डज नॉट प्रूव अकाउंटिंग एक्यूरेसी। ये पूरा एक्यूरेट है, मतलब जो भी हमने अकाउंटिंग की है वो सब एक्यूरेट है, ये नहीं प्रूव करता, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इसके अंदर पकड़ा जाती है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है ये लिंक बनता है बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बीच में। बुक्स ऑफ अकाउंट दैट इज लेजर, जर्नल लेजर और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के बीच का लिंक माना जाता है ट्रायल बैलेंस को। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, लेजर अकाउंट्स के जो बैलेंस होते हैं उसको यूज करके हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सो लेजर अकाउंट को बैलेंस करो सबसे पहले, जैसे कि हमने कैश और परचेस को बैलेंस किया। उसके बाद आप उसमें जो भी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस और निल बैलेंस है उसको उठा के आप किस में लिखते हो? ट्रायल बैलेंस में। द अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस इज रिटन ऑन द डेबिट कॉलम एंड दोज हैविंग क्रेडिट बैलेंस इज रिटन ऑन द क्रेडिट कॉलम। द सम टोटल ऑफ बोथ द बैलेंसेस मस्ट बी इक्वल होना बहुत जरूरी है। हर डेबिट का करस्पॉन्डिंग एंड इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट आपका होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस आपका टैली करना बहुत जरूरी है। फॉर्म्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, किस फॉर्म में ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है? सो आप जर्नल के फॉर्म में भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं या फिर लेजर के फॉर्म में भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। जर्नल वाला ट्रायल बैलेंस कैसा दिखेगा? जहाँ पे आप सीरियल नंबर्स लिखेंगे, जो अकाउंट है उनका नाम लिखिए, लेजर फोलियो लिखिए, डेबिट बैलेंस जो उसका है वो लिखिए और क्रेडिट बैलेंस जो है वो लिखिए। सो ये ऐसा ही नॉर्मली हम क्या बनाते हैं, जर्नल का फॉर्मेट होता है। ट्रायल बैलेंस जो है आप लेजर के फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, जहाँ पे इस साइड डेबिट रिकॉर्ड करो, इस साइड क्रेडिट रिकॉर्ड करो। सो डेट, नेम ऑफ अकाउंट, जो भी डेबिट अमाउंट वाले हैं वो यहाँ रिकॉर्ड होंगे, जो भी क्रेडिट वाले हैं वो यहाँ रिकॉर्ड होंगे। सो इस तरीके से भी रिकॉर्डिंग की जा सकती है ऑफ ट्रायल बैलेंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 3 तरीके से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। पहला है टोटल मेथड और ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, नेक्स्ट वन इज बैलेंस मेथड और नेट ट्रायल बैलेंस, और लास्ट वन इज कंपाउंड मेथड। सो टोटल मेथड क्या है समझिएगा। हमने अभी कैश अकाउंट बनाया, ठीक है, हमको पता है कि कैश अकाउंट टैली नहीं किया था ना, यहाँ पे कुछ और बैलेंस आ रहा था, इसका कुछ और बैलेंस आ रहा था। सो आप क्या कीजिए, ग्रॉस बैलेंस में इधर का बैलेंस और इधर का बैलेंस को उठा के लिख लीजिए, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखना है, हमारे इधर का इन टोटल बिना बैलेंसिंग फिगर के जो भी अमाउंट आया वो, और इधर का टोटल, ये पूरा लेके आपको
उस अमाउंट को लिखना है, मतलब इस साइड का भी अलग लिखो, इस साइड का भी अलग लिखो। हर अकाउंट के लिए आपको ऐसे करना है। मैं एग्जांपल से अगर बताऊं तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएंगी। देखिए ये है हमारा कैश अकाउंट, तो बोल रहा है कि आप उसमें क्या कीजिए, ये बैलेंस वाली चीज मत कीजिए। इधर का टोटल कर लीजिए 12 लाख रुपीज आ रहा है, इधर का टोटल कर लीजिए 2,20,000 आ रहा है। तो क्या कीजिए, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड ये वाला अमाउंट लिख दीजिए, क्रेडिट साइड ये वाला अमाउंट लिख दीजिए। बैलेंस वाला अमाउंट को आपको लिखना नहीं है, तो ये कहलाएगा ग्रॉस वाला, ठीक है, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। नेट ट्रायल बैलेंस मतलब जिसमें आप डायरेक्ट बैलेंस को लेके जाते हैं, ये सब अमाउंट से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। सो बैलेंस डेबिट साइड वाला बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड ले जाओ, और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड ले जाओ, बस वो करते हो। और अगर आप इस तरीके से करते हो तो इसको बोलते हैं हम ग्रॉस मेथड, ठीक है। सो एक हो गया ग्रॉस मेथड, दूसरा हो गया नेट मेथड, और लास्ट है कंपाउंड मेथड, जहाँ पे दोनों चीज़ें आप शो करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। पहला तो आपका जो भी ग्रॉस बैलेंस है वो अलग से किया जाता है, नेट बैलेंस वाला टैली अलग से किया जाता है। सो कंपाउंड मेथड के अंदर दोनों चीज़ें फॉलो की जाती है, ठीक है। सो ये हमारे मेथड्स हैं ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट हमारा आता है डिप्रिसिएशन। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है डिप्रिसिएशन। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हो। एक शॉर्ट व्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं आपके एग्जाम्स के लिए, ताकि आपका एक रिविजन टाइप से सारी चीज़ें हो जाए और सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। जो भी चीज़ हमारी बुक्स में दी हुई है वो सब का आपको क्लैरिटी हो जाए। सो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि विथ एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स भी हम कवर कर रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हम पूरा थ्योरी कवर कर रहे हैं और आपको कुछ समझ ही ना आए, ठीक है। इसलिए हम एग्जाम्पल्स भी कवर कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल्स भी आप भी जो हम करा रहे हैं उनको साथ में करते जाइएगा, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विद डिप्रिसिएशन। एक शॉर्ट ब्रेक आप ले सकते हैं 5 to 10 मिनट्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डिप्रिसिएशन।